गुड इवनिंग। Good evening to all. Good evening, Meena. जल्दी से ज्वाइन होइए, हम ऑलरेडी लेट हैं 5 मिनट। गुड इवनिंग। और लोग, बाकी लोग भी रिएक्ट करिए। सब लोग क्लास में हैं? आवाज आ रही है? मेरी आवाज सही है? ऑडियो वीडियो क्लियर? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर? जल्दी से ज्वाइन करिए, क्लास स्टार्ट करें। प्लीज जब तक बाकी के लोग ज्वाइन होते हैं तब तक हम लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें हमने कल की क्लास कवर करी थी उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? Who propounded the doctrine that all diseases depend upon the four conditions: heat, cold, ड्राइनेस एंड मॉइस्चर। मैंने बताया था कि सबके चार चार कंसेप्ट होते थे। जैसे हैनीमैन ने 3 कंसेप्ट सोरासिटिस और साइकोसिस दिए थे, डिजीजेस का जो फाउंडेशन था, फंडामेंटल कॉजेस बताए थे। इसी तरीके से गैलन ने 4 पैटर्न बताए थे: हीट, कोल्ड, ड्राइनेस एंड मॉइस्चर। इसी तरीके से हिपोक्रेट ने 4 ह्यूमर थ्योरी ली थी, 4 ह्यूमर थ्योरी ली थी हिपोक्रेट ने: ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लैम। जैसे हम आयुर्वेदा में लिखते हैं ना, वात, पित्त और कफ दोष है, अपनी होम्योपैथी में होता है सोरासिटिस, साइकोसिस। सेम यहाँ इन्होंने 4 दिए थे: हीट, कोल्ड, मॉइस्ट एंड ड्राइनेस। गैलेन ने दिए थे, तो इसका आंसर है गैलेन। ठीक है, आ गए सब लोग? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशनशिप ऑफ द ड्रग, रिलेशनशिप ऑफ ड्रग टू डिजीज। ड्रग का रिलेशनशिप डिजीज से किस पे डिपेंड करता है ना? लास्ट किसने दी थी? किस पे डिपेंड करता है? ससेप्टिबिलिटी पे, एडिशन पे, सेंसिटिविटी से, सीट ऑफ एक्शन पे। जब आप किसी पेशेंट को दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो कौन सी दवाई जाएगी, है ना, कौन सी पोटेंसी में जाएगी, उसका जो रिलेशन है डिजीज से, वो किस पे डिपेंड करता है? वो ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है। हायर द ससेप्टिबिलिटी, हायर द डोज, लोअर द ससेप्टिबिलिटी, लोअर द डोज।
ससेप्टेबिलिटी जब नॉर्मल होती है तो हेल्थ कंडीशन होती है, ससेप्टेबिलिटी अपर साइड में जाती है हायर होती है, और या फिर लोअर साइड होती है, या दोनों ही सिचुएशन में वो डिजीज कंडीशन होती है। यानी एबनॉर्मल ससेप्टेबिलिटी दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिजीज और सिकनेस, और नॉर्मल ससेप्टेबिलिटी दैट मींस हेल्थ। ठीक है, तो ससेप्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि ड्रग का रिलेशन डिजीज के साथ क्या होगा अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस। क्योंकि इडियोसिंक्रेसी क्या होती है, इडियोसिंक्रेसी तो नॉर्मल फिनोमिना होता है हेल्थ का, ठीक है, वो सिर्फ सिचुएशनली डिजीज को एक्सप्लेन करते हैं कि ठीक है दिस कंडीशन में हम पर्सन है ओवर सेंसिटिव जो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए सिकनेस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, सेंसिटिविटी अगेन रिएक्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, वो सेंसिटिविटी भी सबकी अलग अलग होती है, कोई ओवर सेंसिटिव होता है, कोई नॉर्मल सेंसिटिव होता है, कोई डीसेंसिटिव होता है। ठीक है, कोई किसी को जल्दी से किसी चीज का असर नहीं होता है, किसी लोगों को जैसे होता है ना मौसम चल रहा है, मौसम बदलते ही कई लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो सेंसिटिविटी है उनकी sensitivity, but sensitivity is not decided to the drug. What kind of potency is selected for a particular kind of sick or diseased person? तो sensitivity decide नहीं करती, वो decide करती है susceptibility. Seat of action से भी हम ड्रग का सिलेक्शन नहीं करते हैं। ओके, ड्रग का सिलेक्शन होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे, और ससेप्टेबिलिटी अगेन द पार्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। एफोरिज्म नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल डिजीजेस, मेंटल डिजीजेस कौन से एफोरिज्म में आती है? एफोरिज्म नंबर 210 टू 230। मेंटल डिजीजेस कहां से कहां तक आती है? एफोरिज्म नंबर 210 टू 230। क्वेश्चन इज दैट मेंटल डिजीजेस ऑफ डाउटफुल ओरिजिन, चार टाइप होते हैं मेंटल डिजीजेस के। ठीक है, साइकोसोमेटिक, साइकिक इन ओरिजिन, सडन ऑनसेट और डाउटफुल ओरिजिन। तो ये जो चौथा टाइप है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस एफोरिज्म में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, थोड़ा सा आप रिकॉल करिए, इन्होंने बोला कि आप रिकॉल कर लीजिए। 210 में मेंटल डिजीज को डिफाइन किया है, फिर 211, 224 मेंटल डिजीज ऑफ डाउटफुल ओरिजिन, 224, 221 में मेंटल डिजीज ऑफ सडन आउटब्रेक, मेंटल डिजीज ऑफ सडन ऑनसेट बिकॉज ऑफ साइकिक ओरिजिन। सडनली कब आएगी मेंटल डिजीजेस? कोई भी साइकिक प्लेन पे किसी भी तरीके का कॉज आता है। ठीक है, सडन ऑनसेट। मेंटल डिजीज ड्यू टू इमोशनल फैक्टर्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, लेफ्ट अलोन। ठीक है, अब वो क्या करती है, जब इमोशनल लेवल पे डिस्टरबेंसेस आती है तो वो फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट होती है। एफोरिज्म नंबर 225। एफोरिज्म नंबर 223, मेंटल डिजीज इज एग्रावेटेड इफ नॉट ट्रीटेड। राइट, ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। एफोरिज्म नंबर 223। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? अगर मेंटल डिजीज डाउटफुल ओरिजिन की आती है तो कौन सा एफोरिज्म आता है? 224। एफोरिज्म नंबर 224। 223 में क्या बताया? एंटीसोरिक रेमेडी के बारे में बताया। देखो 223 मेंटल डिजीज, मेंटल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिए। अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं तो मेंटल डिजीज का काफी अच्छा खासा क्वेश्चनिंग जो है आपके बीएचएम से पूछी जाती है, यूजी पीजी दोनों में पूछी जाते हैं, वाइवा में भी पूछी जाते हैं। और इनफैक्ट हमें मेंटल डिजीज, वन साइडेड डिजीज, लोकल डिजीज, इन सब का क्राइटेरिया, इन सब की एक्सप्लेनेशन जो भी हैनीमैन ने अपने अपने ऑर्गेनिज्म, अपने अपने एफोरिज्म में दिए ना, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये देखो मेंटल डिजीज 223 में क्या दिया है इन्होंने? ट्रीटमेंट, एंटीसोरिक ट्रीटमेंट भी ओमिटेड ऑलमोस्ट
एक्सेप्ट अब कहाँ पे mental disease is aggravated if not treated by antipsychotic remedy. अगर आप antipsychotic remedy नहीं देते हैं तो जो mental disease है क्यों aggravate करती है? First attack of insanity, ठीक है? Antipsychotic treatment भी होगी. एफोरिज्म नंबर 223 और 224 में क्या दिया है? जो बोल रहा है 224 ये डाउटफुल. अब याद हो गए मेंटल डिजीज 224 डाउटफुल ओरिजिन. मेंटल डिजीज ऑफ डाउटफुल ओरिजिन. डाउटफुल कैसे? नहीं पता कि मेंटल पेन पे जब सिम्टम आ रहे हैं उसका कॉज साइकिक इमोशनल लेवल है, स्ट्रेस लेवल है या फिर कोई सोमेटिक डिजीज है. ठीक है, डाउटफुल ओरिजिन. आगे चले. क्या हुआ? 2 to 4 mental disease doubtful origin. Next question is the real keynote system. Keynote system was taught and appreciated and practiced by keynote symptom. Keynote symptom किसने दिए थे? कहाँ पढ़े थे हमने keynote? Allen's keynote. Allen's keynote symptoms है ना? किसने दिए थे? करेंसी ने दिए, हैनीमैन ने दिए, कैंट ने दिए और बेल ने दिए. करेंसी ने दिए थे. एलेंस कीनोट फर्स्ट ईयर की बुक. एलेंस कीनोट ही वाज द ऑथर. करेंसी एलेंस कीनोट दी थी मैंने. ठीक है. सिंगुलर स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स एंड साइंस सजेस्टेड बाय डॉक्टर हैनीमैन एंड एफोरिज्म. देखो एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम सिंगुलर स्ट्राइकिंग अनकॉमन पेक्यूलियर सिम्पटम्स कौन से एफोरिज्म में दे रखा है? एफोरिज्म नंबर 153. ठीक है. ये भी एफोरिज्म आपको याद हो जाएगा यहाँ इस समय. या फिर कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम इसमें दिए एफोरिज्म नंबर 153. एफोरिज्म नंबर 153. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. हैनरी ने दिए थे, वरेंसी ने दी थी एलेंस कीनोट सिम्पटम्स. कीनोट सिम्पटम और 153 एफोरिज्म में क्या दे रखा है हमें? कैरेक्टरिस्टिक पेक्यूलियर स्ट्राइकिंग peculiar striking singular और अनकॉमन सिम्पटम कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स. कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स की डेफिनेशन भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सपीरियंस हैज ओनली कंफर्मेटरी प्लेस. It cannot take the place of science and truth. Who said this? ये स्टेटमेंट कौन से ऑथर ने दिया था? कौन सा फिलोसोफर है इन्होंने ये बात बोली? कंफर्मेटरी प्लेस इन्होंने डॉक्टर कैंट ने जो अपनी फिलोसफी की बुक है उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये चीज बताई है कि एक्सपीरियंस हैज ओनली कंफर्मेटरी प्लेस. It cannot take place of science and truth. एक्सपीरियंस जो हम प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस करते हैं वो ओनली कंफर्मेटरी प्लेस होता है. ऐसा कुछ स्टेटमेंट इन्होंने अपनी बुक में दिया था. The physician has to perceive in the disease that which is to be cured, that is true totality of symptoms. कंफर्म किया जा रहा है एक्सपीरियंस के बेस पे. बाकी प्लेटफॉर्म क्या है? टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स. फंडामेंटल जो बेस क्या है हमारे यहाँ पर? कंफर्मेटरी टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स. कंफर्मेटरी किस चीज की कंफर्मेटरी कर रहे हो? सिकनेस के डायग्नोस जो हम करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स के बेस पे करते हैं और उसी टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स के बेस पे हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं. ठीक है. Experience has only confirmatory place if cannot take the place of science and truth.
All true diseases of the economy flow from center to circumference. All miasm are true diseases. True diseases, natural diseases, natural chronic diseases, miasm is responsible. ठीक है, चलिए आगे चले, आगे चले। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन काम की चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, गो थ्रू कर लो, याद हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी बार बार रिपीट होगी तो याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस इज रिटन बाय ड्रग पैथोजेनेसिस। ड्रग पैथोजेनेसिस कोई भी ड्रग प्रूविंग के दौरान किस तरीके से एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर रही है, नॉर्मल फंक्शनिंग को एबनॉर्मल फंक्शनिंग में कैसे क्रिएट कर रही है, पैथोजेनेसिस, ड्रग पैथोजेनेसिस। ह्यूज ने बताई, एनिमल ने बताई, हैरिंग ने बताई, जेटी कैंट ने बताई। आई यूज इज सजेस्टेड। ये देखो साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसी रिटन बाय रिचर्ड ह्यूज, फाइनल ईयर की फिलोसफी की बुक है, उसमें। और ये रेपर्टरी एंड द साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस, ये इन ऑथर्स ने, रिचर्ड ह्यूज। रिचर्ड ह्यूज की फिलोसफी भी आती है फाइनल ईयर के कोर्स में, अभी रिसेंटली जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पास आउट किया है उन्होंने देखा होगा। रिचर्ड ह्यूज जो है ना, उन्होंने लिखी है साइक्लोपीडिया ऑफ पैथोजेनेसिस, साइक्लोपीडिया ऑफ पैथोजेनेसिस, साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस, रिटन बाय रिचर्ड ह्यूज। ठीक है, चलिए आगे चले। इसमें टोटल ड्रग 304 पेजेस कितने हैं, 3027 पेजेस। कितनी मोटी बुक है, साइक्लोपीडिया है तो मोटी होगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। कौन सी ऑब्जर्वेशन है कैंट की, फर्स्ट, 10th, 9th और 3rd? फर्स्ट मैंने बताया था ना, कैंट की जो 12 ऑब्जर्वेशन है उसमें जो शुरू की 4 ऑब्जर्वेशन होती है उसमें एग्रावेशन पहले आता है और एमिलियोरेशन और जो भी कुछ चीजें वो बाद में आती है। तो प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन और सेकंड वाले में कहती है लॉन्ग एग्रावेशन। प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन फर्स्ट रेफरेंस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, और 10th और 9th, 10th, 9th और 3rd, थर्ड में क्या था, शॉर्ट क्विक, क्या था, एग्रावेशन इज शॉर्ट क्विक स्ट्रॉन्ग बट विद द रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। ये तो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी। और 9th में क्या था, एक्शन ऑफ द मेडिसिन अपॉन द प्रूवर। और 10th में क्या था, न्यू सिम्पटम्स अपीयर आफ्टर द रेमेडी, न्यू सिम्पटम्स अपीयर आफ्टर द रेमेडी। ठीक है, 12 ऑब्जर्वेशन। आप लोग सब जगह में गुड मॉर्निंग, क्लास में हैं, यू ऑल आर इन द क्लास। ऑर्गन में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं बहुत जल्दी आ जाती है सब्जेक्ट में। गुड मॉर्निंग, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चले। रीना, मुकेश, प्रगति, अब हम लोग आगे चले। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। A pure homeopathic aggravation will produce only by, homeopathic aggravation कैसे हो रहा है, देखो, a medicine very similar and superior in strength to the original disease। पहली बात तो समझो कि होम्योपैथिक एग्रावेशन होता क्यों है। हमने बताया था ना, नेचुरल डिजीज और आर्टिफिशियल डिजीज जब दोनों मिलती हैं क्योंकि सेम सिम्टम्स सिमिलरिटी के बेस पे देते हैं मेडिसिन, दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं, तो जब वो कहते हैं ना सेम चीज सेम के साथ मिलती है तो वो एग्रावेट होती है, बढ़ जाती है। तो मेडिसिन वेरी सिमिलर, मेडिसिन वेरी सिमिलर, मेडिसिन वेरी सिमिलर, तीनों में कॉमन है। आगे क्या है, सुपीरियर इन स्ट्रेंथ टू द ओरिजिनल डिजीज, सिमिलर इन स्ट्रेंथ टू द ओरिजिनल डिजीज, इंफीरियर टू द स्ट्रेंथ इन द ओरिजिनल डिजीज। अब देखो, अगर इंफीरियर होगी पावर मेडिसिनल डिजीज की नेचुरल डिजीज से, आर्टिफिशियल डिजीज इस अगर वीकर होगी नेचुरल डिजीज से तो वो काम ही नहीं करेगी। और अगर
नेचुरल डिजीज से स्ट्रॉन्गर होगी तो उसको रिपेयर कर देगी, ठीक है। तो एग्रावेशन का हो रहा है जब दोनों मिल रही हैं, बराबर की ताकत की, आपस में दोनों मिल करके आगे बढ़ रही हैं। तो अ वेरी सिमिलर मेडिसिन एंड सुपीरियर इन द स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल डिजीज, सिमिलर डिजीज, ठीक है। अब क्योंकि आर्टिफिशियल डिजीज और नेचुरल डिजीज, आर्टिफिशियल डिजीज इज मच स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल डिजीज, लेकिन जब मेडिसिन काम करती है तो होता क्या है, क्योंकि सिम्टम्स से सिमिलरिटी है इसलिए सिम्टम्स एग्रावेट कर जाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में जब आप सिमिलर सिमिलियम देते हैं तो जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड होम्योपैथिक एग्रावेशन। तो इसका आंसर हुआ ए। क्लियर हुआ? सिमिलर स्ट्रेंथ की जब दो टू सिमिलर स्ट्रेंथ आपने पढ़ा ना, व्हेन टू सिमिलर मेडिसिन्स डिजीजेस मीट इन अ पर्सन, तो क्या होता है, दो सिचुएशन होती है, ठीक है। और जब दो डिसिमिलर डिजीजेस मिलती है तो क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो वेरी सिमिलर एंड सुपीरियर इन स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल डिजीज, स्ट्रेंथ में बोल रहा है, पावरफुल होती है ना, आर्टिफिशियल डिजीज आर मोर पावरफुल देन द नेचुरल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, mean, suspicious, jealous, with a fixed idea, self-condemnation. This is a feature of कौन सा मियाज? Psychosis. कौन सा मियाज? Psychosis. Psychosis का जो पेशेंट पर्सन होता है, साइकोटिक मियाज, साइकोटिक माइंड क्या कहता है, वो बहुत सस्पिशियस होता है, जलन की भावना बहुत ज्यादा होती है, चीजों को इकट्ठी करने की आदत होती है उसको, है ना, और डाउट बहुत जल्दी करता है, ठीक है। माइंड ऑफ सोरा साइकोसिस, थोड़ा सा इसको पढ़ ले क्या, थोड़े मेंटल सिम्टम्स पता लगेंगे अलग अलग मियाजन के, देखो थोड़ा सा मैं जल्दी से करा देती हूँ। सोरा हाइपर सेंसिटिव, इमोशनल, एंशियस, फियर, फियरसम, फियरफुल होता है और रेस्टलेस होता है। वहीं पर साइकोटिक मीन सस्पिशियस, जेलस, सेल्फ कंडम्नेशन, फिक्स्ड आइडियाज। सिफिलिस डल, स्टबर्न, मोरोज, गिल्ट, कंपल्सिव, कॉम्प्लेक्सेस और फिक्स्ड आइडिया। ट्यूबरकुलर में सोरा और सिफिलिटिक दोनों के सिम्टम होते हैं, तो चेंजेबिलिटी होती है, फियरलेस होता है, इंडिफरेंट होता है, ठीक है। Vacillation of thoughts, tubercular patients, they are intelligent and bright but make careless and mistake, ठीक है, क्योंकि सोरा और सिफिलिटिक दोनों के सिम्टम पाए जाते हैं ट्यूबरकुलर में। सोरा कंसंट्रेशन पुअर माइंड से, क्यों, क्योंकि ओवर थिंकर होता है, ओवर एक्टिव होता है, जरूरत से ज्यादा सोचना, हाईली इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज्यादा बार बार आइडियाज उसके चेंज होते रहते हैं, तो क्या होता है, कंसंट्रेशन पुअर होती है, और बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करता है इसलिए थकान में बहुत जल्दी होती है, मेंटल फटीग भी आती है, फिजिकल फटीग में भी, फिजिकल सिम्टम में भी मिलता है। एंटिसिपेशन एग्रावेट कर रहा है, हिस्टीरिया, मूड्स अल्टरनेटिव, मेलिंकोलिक, इरिटेबिलिटी, वायलेंसी नहीं होती है सोए में। साइकोटिक बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, डरावने, पावरफुल होता है, डोमिनेंसी होती है साइकोटिक में। वहीं पर सिफिलिस जो होता है ना, गुस्सा तो करता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता है, वो अंदर ही अंदर गुस्सा करता है और अपने आप को खुद को हर्ट करता रहता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, बदला लेने की प्रवृत्ति, थॉट प्रोसेस होता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं छोड़ूंगा, ठीक है, इस तरीके से मेंटल सिम्टम। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, मीन, सस्पिशियस, जेलस, फिक्स्ड आइडिया और सेल्फ कंडम्नेशन इज द
फीचर ऑफ द साइकोटिक मियाज्म। क्लियर है? कुछ सिम्टम क्लियर हुए, मेंटल सिम्टम्स ऑफ सोरा सिफिलिस एंड साइकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, severe boring and grinding pain of the bones periosteum is the general need। बोन और पेरियोस्टियम पे अगर दर्द हो रहा है, ठीक है, ग्राइंडिंग बोरिंग टाइप का पेन होता है, कौन सा मियाज्म है? सोरा सिफिलिस और साइकोसिस और ट्यूबरकुलर मियाज्म। देखो ये सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ मियाज्म के हैं। देखो सोरिक में सोरा मियाज्म के पेन कैसे होता है? पेन आर न्यूरल्जिक पेन, नर्वाइल पेन होता है, ठीक है। जबकि साइकोटिक के जो पेन होते हैं उसमें क्या होता है? स्टिफनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इसीलिए लेमनेस आ जाती है, ठीक है, सोरनेस होती है। और जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना उसमें साइकोटिक मियाज्म होता है, ठीक है। तो नर्वाइल पेन होता है तो सोरा मियाज्म है, जॉइंट्स पेन में हो रहा है वहां पर साइकोटिक है। और अगर लॉन्ग बोन्स में, लिम्स में पेन हो रहा है, सिफिलिटिक मियाज्म। बोनी पेन, सिफिलिटिक मियाज्म। कैसा पेन है? बस्टिंग टाइप का पेन है, बर्निंग टाइप का पेन है, टियरिंग टाइप का पेन है। और इसका पेन कैसा है? सोरनेस वाला। देखो सिफिलिस का पेन कैसा है? बर्निंग, बस्टिंग, टियरिंग, है ना। साइकोसिस का पेन कैसा है? स्टिफनेस, सोरनेस, ऑब्वियसली जॉइंट्स में है ना, इधर जॉइंट्स में है तो जॉइंट्स में स्टिफनेस आएगी तो लेमनेस आएगी, ठीक है, लेमनेस। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोटिक मियाज्म। जबकि सोरा में न्यूरल्जिक पेन होती है, ब्रूइश्ड पेन, प्रेशर प्रेसिंग कैरेक्टर। ट्यूबरकुलर मियाज्म जो होता है ना उसमें क्या खास बात होती है? लैक ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन, बोन ही कमजोर हो जाती है। ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, क्या होता है? ऑस्टियो आर्थराइटिस, ओसिफिकेशन होने लग जाता है जॉइंट्स में, साइकोटिक में इसी वजह से दर्द हो रहा है, इसीलिए लेमनेस आ रही है। सिफिलिस में क्या होता है? कैल्शियम निकलने लग जाता है बोन्स से, ठीक है। तो टियरिंग बोरिंग बहुत जबरदस्त पेन होता है, बोनी पेन इसमें। और ट्यूबरकुलर में क्या होता है? क्योंकि सिफिलिस भी है और सोरा भी है, न्यूरोलॉजिकल पेन भी है और डिस्ट्रक्टिव डिजीज भी शुरू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कम हो गई है, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। रिकरेंसी और पीरियोडिसिटी ऑफ द सिम्टम्स, रिकरेंसी एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द सिम्टम ट्यूबरकुलर मियाज्म का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, which is associated with new moon or full moon। न्यू मून और फुल मून इसका मतलब समझते हो? फुल मून पूर्णिमा की रात, फुल मून, और न्यू मून अमावस्या को बिल्कुल भी चांद नहीं होता है, और उसके दूसरे दिन जब फर्स्ट न्यू मून स्टार्ट होता है तो कंप्लेंट्स बढ़ती हैं। रिलेशन होता है ट्यूबरकुलर मियाज्म का, जो पर्सन होता है ना उसके जो डिजीज सिचुएशन होती है, उसके जो पेन होते हैं ना वो मून की एक्टिविटी के साथ बढ़ते हुए घटते रहते हैं, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को ये चीज, प्रैक्टिस में बढ़ाना होगा ये चीज। चलिए मोडालिटी की हम बात करें। मोडालिटी, मोडालिटी ऑफ सोरा, इन्फ्लामेशन है, चिली पेशेंट है, सर्दियों में बढ़ती है, सनराइज टू सनसेट बढ़ती है, कोल्ड से स्टैंडिंग से बढ़ रही है, नेचुरल डिस्चार्जेस इसके होते हैं, ठीक है, उसे एमिलियोरेशन है, नेचुरल डिस्चार्जेस से और लीड से एमिलियोरेशन है, ओके। सोरा मियाज्म। साइकोसिस में क्या है? क्लाउडी वेदर में बढ़ेगी, डैम्पनेस से प्रॉब्लम बढ़ेगी, चेंज वेदर से बढ़ेगी, और कंटिन्यू मोशन से एमिलियोरेशन है, अननेचुरल डिस्चार्जेस से एमिलियोरेशन है, क्लियर। और सिफिलिटिक मियाज्म क्या कहते हैं? एग्रावेशन फ्रॉम रात से सुबह, सनसेट टू सनराइज, पर्सपिरेशन, थंडर स्टॉर्म, तूफानी वेदर होता है ना, थंडर स्टॉर्म बिजली कड़क रही है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है,
समर में, नाइट में, ठीक है। ट्यूबरकुलर मियासिस का एम्यूनेशन ड्राई वेदर से, ओपन एयर से, दिन के समय, और एग्रावेशन खाने पीने से, रात में और थंडरस्टॉर्म में। तब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, पोरिंग ग्राइंडिंग पेन इन द बोन्स एंड पेरियोस्टियम, हड्डियों में और हड्डियों की चारों जो पेरियोस्टियम जो होती है उसमें जो दर्द हो रहा है, कौन सा मियासिस में, सिक्यूटिव मियासिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्लियरिटी मिली सिम्टम्स की, सोरा सिफिलिस साइकोसिस की क्लियरिटी होगी ना, तो ये सिम्टम याद भी रहेंगे। नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन इज कलेक्टेड व्हाइल प्रूविंग, जब प्रूविंग की जाती है, जब मेडिसिन की प्रूविंग हो रही है हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, तो सिम्टम्स क्लियर हो रहे हैं, एक्शन प्राइमरी एक्शन की वजह से और सेकेंडरी एक्शन की वजह से। मिनरल्स किस में, किस तरीके की ड्रग्स की प्रूविंग कर रहे हैं, जब हमें प्राइमरी और सेकेंडरी के कलेक्टिव सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है। मिनरल्स में, रोजोर्स में, सार्गोर्स में और नार्कोटिक्स में। नार्कोटिक्स में देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखो। Even with moderate doses of the narcotic medicine, they have been observed to produce secondary action in the form of increased sensitivity. नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, अपनी क्रूड फॉर्म में क्या करेंगे वो, आप सोचिए कितने हार्मफुल सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, और जब आप उसकी प्रूविंग कर रहे हो, इसका मतलब उसकी जो पैथोजेनेटिक पावर है उसके बारे में हम देख रहे हैं, तो नार्कोटिक ड्रग्स के सिम्टम्स कैसे होंगे, अब वो सिम्टम्स हेल्दी ह्यूमन बीइंग में हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इवन इन्होंने बोला कि मॉडरेट डोज भी जब हम यूज करते हैं ना नार्कोटिक मेडिसिन की, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, सेकेंडरी एक्शन फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड सेंसिबिलिटी, है ना, ग्रेटर इरिटेबिलिटी, कोई इंसान पहले से इरिटेबल है, उसकी इरिटेबिलिटी को और बढ़ा रहा है, सेकेंडरी सिम्टम्स। Explanation, their primary action of these narcotic medicine take away sometimes the sensibility and sensation, sometimes the irritability of the healthy organism. समझ रहे हो कि क्या होता है प्राइमरी एक्शन, एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द वाइटल फूड्स। अब जो ड्रग है वो क्या है, नार्कोटिक है, तो उसका जो प्राइमरी एक्शन जब हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ओपियम हमने ली, ओपियम क्या करती है, ओपियम क्या करती है, डिसेंसिटाइज करती है, सेंसेशंस को कम कर देती है, होता है ना ऐसा। टोबैको खाते हैं, ओपियम खा रहे हैं, नार्कोटिक ड्रग्स ले रहे हैं, ये क्या करती है, सब कॉन्शियसनेस को गायब कर देती है, डिसेंसिटाइज कर देती है। तो जो प्राइमरी एक्शन ड्रग का हो रहा है, तो प्राइमरी एक्शन तो हमें मिल ही नहीं रहे, ये क्यों डिसेंसिटाइज हो रहा है, तो हमें मिल क्या रहे, सेकेंडरी एक्शन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, इन देयर प्राइमरी एक्शन, किसके, नार्कोटिक ड्रग्स के, these narcotic medicine take away sometimes the sensitivity, पर्सन की ओवर की सेंसिटिविटी को बदल, वो कम कर देती है, टेक अवे कर देती है, बाहर निकाल देती है, उसके सेंसेशंस को कम कर देती है, और समटाइम्स इरिटेबिलिटी ऑफ द हेल्दी ऑर्गेनिज्म, कभी कभी इरिटेबिलिटी हेल्दी ऑर्गेनिज्म की जो इरिटेबिलिटी होती है, कभी कभी उसको भी टेक अवे कर देती है प्राइमरी एक्शन में। तो हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी एक्शन। Even with the moderate doses of medicine, they have been observed to produce secondary action in the form of the increased sensitivity. तो जो sensibility जो बढ़ी हुई आ रही है, वो secondary action of active cause। अभी आप देख लो, हमारा क्वेश्चन क्या है, primary and secondary action is collected with the proving, while proving के दौरान हमें कौन से ड्रग सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्शन फाइंड आउट हो गए, वो है नार्कोटिक्स। क्लियर हुआ,
ऑप्शन इज डी, नार्कोटिक्स। देखो कौन से एफोरिज्म में बताया है, डॉक्टर एनी मेनन ने पेज नंबर 389 में इस चीज को क्लियर किया। जब ड्रग प्रूविंग की बात कर रहे हैं तो ड्रग प्रूविंग वाले जो एफोरिज्म है उनमें यहाँ पर इन्होंने इस चीज को बताया है कि नार्कोटिक ड्रग्स की जब प्रूविंग होती है तो हम प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन दोनों कलेक्टिवली हमें देखने को मिलती है। ये तो होता प्रूविंग में हम प्राइमरी एक्शन तो देखते हैं, प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द प्रूवर, प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग इन द सिक में भी तो प्राइमरी एक्शन देखेंगे, प्रूविंग में भी प्राइमरी एक्शन देखेंगे, क्योंकि प्राइमरी एक्शन इज द एक्शन ऑफ ड्रग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चले आगे चले फटाफट बताओ, आप लोग क्लास में है? यू ऑल आर इन द क्लास? गुड मॉर्निंग, हेलो। ओके, हैनिमैन एंड कोरिलेट द वैक्सीनेशन विद होम्योपैथी। वैक्सीनेशन क्या होता है? इंजेक्शन लगाना। हम क्या करते हैं उसमें? एंटीबॉडीज ही तो देते हैं वैक्सीनेशन में। तो इन्होंने बोला कि हैनिमैन ने कौन से एफोरिज्म में होम्योपैथी को कोरिलेट किया है वैक्सीनेशन से। एफोरिज्म नंबर पढ़ो, इसी फुटनोट में बताया है 56 के। एग्जैक्ट एफोरिज्म तो है नहीं, तो मैंने देखो पहले भी बताया था जब आपके ऑप्शन क्लियर नहीं होते हैं तो क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं होती है या आंसर की क्लैरिटी नहीं होती तो ये इस तरीके का ऑप्शन दे दिया जाता है। नहीं, सी, इसका आंसर है सी। कंफ्यूजिंग आंसर दे देते ना, लेकिन इसमें तो क्लियर कर दे रखा है हमने, तो फुटनोट ऑफ द एफोरिज्म नंबर 56 क्या दे रखा है? 6 कंडीशन में। The benefit which mankind received from the cowpox vaccination. Why was they vaccinated? क्या है? फिक्स मियाज्म। यहाँ चार टाइप के बताए थे, एक्यूट मियाज्म, क्रॉनिक मियाज्म, फिक्स मियाज्म और हाफ एक्यूट मियाज्म। तो vaccinated individual is protected against further smallpox infection and cured in advance। ठीक है, इसको क्या बोला इन्होंने? Mildness of the cowpox and especially in this, पता है जहां पर जिन जिन एफोरिज्म में टू डिसिमिलर डिजीज और सिमिलर डिजीजेस की कंसेप्ट दिए है ना, उन एफोरिज्म में इस उसके फुटनोट के अंदर इस चीज को बताया है कि वैक्सीनेशन को कोरिलेट किया है होम्योपैथी में किस तरीके से, स्मॉल पॉक्स, काउपॉक्स। आइसोपैथी, यहाँ पर आइसोपैथी को बताया। आइसोपैथी में क्या करते हैं? आइसोपैथी में हम क्या करते हैं? आइसोपैथी में क्या करते हैं? होम्योपैथी में क्या करते हैं? एलोपैथी में क्या करते हैं? आइसोपैथी attempt to cure by means of very same morbidic potency, contradict all the normal human understanding, senses or experiences। कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आइसोपैथी में क्या करते हैं हम लोग, जल्दी बताओ? होम्योपैथी में हम सिम्टम्स सिमिलरिटी के बेस पे मेडिसिन देते हैं और आइसोपैथी में क्या करते हैं? उसी पर्सन की जैसे उटोरिया है तो उसके उटोरिया जो एक्सक्रीशन है उसी से मेडिसिन बना के हम उसको दे रहे हैं, उसी पेशेंट को दे रहे हैं। नोजोड और आइसोपैथी यहाँ पर भी सिमिलरिटी है या नहीं है? अभी मैं आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती हूँ। नोजोड में हम क्या करते हैं? डिजीज प्रोडक्ट को पोटेंटाइज करके मेडिसिन बना रहे हैं। आइसोपैथी में क्या कर रहे हैं? ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपके। एलोपैथी और नेचुरोपैथी देखो, एंटीपैथी चीजें आ गई ना, ये एल्गोरिथम हिंदी क्लियर की बहुत कम है, इसकी
क्लियरिटी मैं कल की क्लास में डिटेल में दूंगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? एफोरिज्म नंबर 56 के फुट नोट में बताया है वैक्सीनेशन को होम्योपैथी से कोरिलेट किया है। एनिमल ने वैक्सीनेशन को होम्योपैथी से कोरिलेट किया। 56 के फुट नोट में 55 एफोरिज्म में क्या बताया है? एलोपैथी और हेट्रोपैथी, एलोपैथी और हेट्रोपैथी को उन्होंने एक्सप्लेन किया 55 एफोरिज्म में। 56 एफोरिज्म में पैलिएटिव ट्रीटमेंट और एंटीपैथी को बताया है। और 56 के अंदर इसी 56 में जहां पर एंटीपैथी और पैलिएटिव ट्रीटमेंट को बताया, इसी के फुटनोट में वैक्सीनेशन के साथ इन्होंने कंपैरिजन किया है, होम्योपैथी का कोरिलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल क्यूरेटिव पावर इज, नेचुरल क्यूरेटिव पावर, नेचुरल क्यूरेटिव पावर का मतलब होता है, किसने दिया था? दिस मेडिकेट, इसका मतलब होता है नेचुरल क्यूरेटिव पावर। इसका मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग में, हर एक लिविंग बीइंग में डिजीज से लड़ने की नेचुरल क्यूरेटिव पावर होती है, जो हिपोक्रेट ने दिया था। दिस medicatrix nature is suggested choice, और this means the healing power of the nature, और ये लैटिन फ्रेज होता है। ओके, and the hallmarks of Hippocratic medicine in fact has been trust sick person's power to recover। इन्होंने बोला है कि sick person में भी एक पावर होती है रिकवरी करने की, विदाउट aggressive medication, बिना दवाई के। कोई भी सिक पर्सन होता है ना, बीमारी को ठीक करने की, उसमें क्या होती है? पावर होती है रिकवरी की। एंड एडवांस ऑफ द ट्रीटमेंट दैट माइट इनहिबिट द, और जब आप उसको मेडिसिन दे देते हैं तो जो नेचुरल पावर होती है उसको क्या कर देती है? वो इनहिबिट कर देती है। चलिए नेक्स्ट चले। दिस मेडिकेटिव नेचर का मतलब होता है नेचुरल पावर ऑफ क्योर। Next question. Anyone made the review of the therapeutics, allopathy and palliative treatment in the section of, okay, review of literature, review of therapeutics, allopathy और palliative treatment। कौन से लिटरेचर में दिया? ऑर्गेनल में दिया, प्रीफेस में दिया, इंट्रोडक्शन में दिया, कॉमिक में दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनल में दिया, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के इंट्रोडक्शन में। तो जब आप गो थ्रू करोगे ना बुक को, तो आपको पता लगेगा कि हाँ वाकई में दिया है। प्रीफेस ऑफ फर्स्ट, प्रीफेस ऑफ सेकंड, प्रीफेस ऑफ थर्ड, प्रीफेस ऑफ फोर्थ। मैंने बोला था ना कि जो बीके सरकार में भी आप देखेंगे, और शुरू वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें प्रीफेसेस दे रखी है हर एक एडिशन की, तो एक एक लाइन में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फिर से बोलूंगी, इतने डिटेल वाले क्वेश्चन एनालिसिस में नहीं पूछेंगे। Hahnemann said majority mental diseases arises from the corporeal diseases, faulty education and corrupt morals, emotional none of the above. Hahnemann said majority of mental diseases arises from, sorry की ना origin होती है ना, corporeal diseases से arise होती है। Almost so-called mental and emotional diseases, they are nothing more than corporeal diseases. These are all the definition में भी लिखा हुआ है इसी के, तो इसका आंसर है corporeal disease। फिर से देख लो, मेंटल डिजीजेस एंड इमोशनल डिजीजेस नथिंग more than corporeal diseases in which the symptoms derangement of the mind and disposition peculiar to each of them increased while the corporeal symptoms decline। mental symptoms बढ़ जाते हैं, corporeal symptoms decline। next question। method of preparation of 50 millisievert scale पहली बार फर्स्टली अपीयर कौन से में, कौन से एफोरिज्म, कौन सा एडिशन? 6th एडिशन, एफोरिज्म नंबर 270। 50 मिलीसीमेंट पोटेंसी को कहां एक्सप्लेन किया है? 6th एडिशन के 270 एफोरिज्म में। 270 एफोरिज्म के 6th एडिशन के उसमें बताया है। क्या बताया है? 50 मिलीसीमेंट पोटेंसी कैसे बनाई जाती है, उसको डिस्क्रिप्शन दे रखा है।
हम इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। सिंपल सी चीज याद रखो, 6th एडिशन में 50 मिलीसीमेंस पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करी थी और उसमें 270 एफोरिज्म में उसको एक्सप्लेन किया। 270। नेक्स्ट क्वेश्चन, deficiency disorder are considered। deficiency disorder, किसी चीज की कमी हो रही है बॉडी में। कौन सा मियाज में सो रहा है, सिकनेस है, साइकोसिस है और ट्यूबरकुलर है। मियाज में सोरा डेफिशिएंसी सोरा क्या फिलोसफी में भी एक चैप्टर है। सॉरी, हाइपो डेफिशिएंसी आर कंसीडर मेनली सोरा, किसी भी चीज की कमी हो रही है सोरा। डिस्ट्रक्शन हो रहा है सिफिलिस, किसी चीज की बढ़ोतरी हो रही है साइकोसिस। हाइपरट्रोफी और ग्रोथ इज द साइकोसिस, कमी हो रही है डेफिशिएंसी हो रही है सोरा, और डिस्ट्रक्शन हो रहा है दैट मींस सिफिलिस। और ट्यूबरकुलर क्या कह रहा है, एलर्जिक डिसऑर्डर। एलर्जिक डिसऑर्डर बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिविटी ट्यूबरकुलर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट आज का। A 2-year-old child having congenital atrial septal defect complain of moist eczematous erection। एक 2 साल का बच्चा है जिसमें सेप्टल डिफेक्ट है, एट्रियल हार्ट डिजीज है, एट्रियल सेप्टल डिजीज कंप्लेन ऑफ moist eczematous eruption all over the scalp with falling of eyelashes। साथ में सिम्टम्स क्या है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट आ गया, हार्ट में सेप्टल डिजीज है और साथ में क्या है, पूरी बॉडी में एक्जिमा है, बाल झड़ रहे हैं, आईलैशेस झड़ रहे हैं, आईलैशेस के बाल जो है फॉलिंग ऑफ आईलैशेस और आईब्रोज, पूरी बॉडी में इरप्शंस हो रहे हैं, ठीक है। और इरप्शंस ऑन स्कैल्प मेट टुगेदर एंड डिस्चार्जेस इसमें, और जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं ना एक्जिमा के, वो बदबू लग रही है, फटिंग। So with formation of thick moist crust, which is the dominant miasm? miasm पूछ रहा है ये। सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है और ट्यूबरकुलर मियाजम। 2 साल का बच्चा है, देखो इन्होंने देखो सिम्टम्स को कैसे दिए। 2 साल का बच्चा है, सोरा, ठीक है, एजी, मॉइस्ट स्कैल्प, सोरा मियाजम, आईलैशेस से बालों पर आईलैशेस का फॉलिंग करना सिफिलिस मियाजम का सिम्टम है, ठीक है। आर्टेरियल सेप्टल डिजीज इज दी सिफिलिटिक मियाजम, रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है ना, ये भी सिफिलिटिक मियाजम, सिफिलिटिक मियाजम। आईब्रो के बाल फॉलिंग कर रहे हैं, सिफिलिटिक मियाजम। जनरली होता नहीं है ना, बाल ज्यादातर स्कैल्प पे झड़ते हैं, आई लैशेस पे झड़ रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव पार्ट में जा रहा है तो सिफिलिटिक मियाजम। और डिस्चार्जेस ऑफ द फटीग और सो, फटीग डिस्चार्जेस जो है अगेन सिफिलिटिक मियाजम, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया सिफिलिटिक मियाजम, ठीक है। तो इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया और चीज को क्लेरिफाई करके कि ये सिम्टम है, ये मियाजम का ये सिम्टम है, ये मियाजम का ये सिम्टम। तो जहां आईलैशेस और आईब्रोज के बाल लैशेस तो वो ये फॉल आउट कर रहे हैं, फॉलिंग हो रही है, और साथ में सेप्टल डिजीज है, आर्टेरियल सेप्टल डिजीज है, कंजेनिटल डिजीज है, डेवलपमेंटल डिजीज है, तो ये सिफिलिटिक मियाजम है। सिफिलिटिक मियाजम की जो डिस्चार्जेस होते हैं वो फटिग डिस्चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले, ओके, द पर्सन हु हैज retention of water, who is easily affected by the water in plant, कौन सा constitution, हाइड्रोजिनोइड constitution, हाइड्रोजिनोइड constitution, वो constitution जिसमें कोई भी चीज ऐसी खाने पीने से या सराउंडिंग में जहाँ पर वाटर कंटेंट ज्यादा होते हैं ना, अफेक्टेड बाय द वाटर इन प्लांट, इजीली अफेक्टेड, और पानी का जहाँ रिटेंशन जिसमें होता है वो ऐसे रिटेंशन ऑफ वाटर कौन सा होता है, क्या पूछता है, कौन सा पर्सन है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है ऑक्सीजनोइड, फ्लोरीन, हाइड्रोजनोइड और कार्बन हाइड्रोजनोइड। तो आंसर इज हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। जिस पर्सन का हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोई भी चीज ऐसी खाएगा जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है तो उसकी कंप्लेंट बढ़ जाएगी। सराउंडिंग में जहां पर नमी वाली जगह होती है, जहां पर वेटनेस होती है, उसमें कंप्लेंट बढ़ जाती है हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, certain philosophy has its root in vitalism, spiritualism,
नहीं, कार्टेशियन फिलोसफी। फिलोसफी में कौन से है? वाइटलिज्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, मटेरियलिज्म की बात करते हैं, या एनिमिज्म की बात करते हैं? इसका आंसर है, उनकी बात होगी डिस्कार्टे। रेने डिस्कार्टे ने जो फिलोसफी दी थी, उस फिलोसफी के अकॉर्डिंग मटेरियलिज्म की बात करते हैं। स्टुअर्ट क्लोज का जो चैप्टर है उसमें बताया है स्पिरिचुअलिज्म, मटेरियलिज्म और वाइटलिज्म, है ना? उस फिलोसफी में इसको क्लियर किया है। The most appropriate time for administration of the remedy in the intermittent diseases कब होती है? जब डिक्लाइन फेज होती है फीवर की। इंटरमिटेंट डिजीज, इंटरमिटेंट फीवर नहीं, इंटरमिटेंट डिजीज। Immediately after the termination of the paroxysm, during the peak of paroxysm, first stage of paroxysm, before the start the paroxysm. किसमें? Most appropriate time for administration of the remedy in the intermittent disease is immediately after the termination of paroxysm या during the peak of paroxysm. Peak पे तो नहीं देते हम, क्योंकि फिर वहाँ पर एग्रावेशन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ paroxysm शुरू में देंगे, तो वहाँ पर भी वो चीज, अगर होम्योपैथिक एग्रावेशन हो तो फैरर पड़ जाएगी, पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द paroxysm वहाँ पर भी ये चीजें एग्रावेशन होगा तो दिक्कत होगी, तो जस्ट इमीडिएटली आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द paroxysm। जैसे ही इंटरमिटेंट डिजीज का फेज का डिक्लाइन फेज जाता है, टर्मिनेट करता है, उसके जस्ट आफ्टर हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, homeopathic aggravation occur during which action? Homeopathic aggravation, primary action, huh? Primary action of the medicine, प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन की वजह से होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है। क्यों? क्योंकि सिम्टम्स सिमिलरिटी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। द प्रूविंग सिम्टम्स appearing last are the most important. This concept was first propagated by proving symptoms appearing last are the most appropriate। जब आप प्रूविंग करते हैं, जब हम किसी भी मेडिसिन की प्रूविंग एज इमेंडिंग पे करते हैं तो सिम्टम्स आने लगते हैं। तो जो पहला सिम्टम आया, दूसरा आया, फिर तीसरी बार में आया, तो चौथी बार में, लास्ट सिम्टम आते हैं ना, ये कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रूविंग सिम्टम्स अपीयरिंग लास्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस कंसेप्ट वाज प्रोपेगेटेड बाय कॉन्स्टेंटाइन हियरिंग। इसकी हियरिंग में दी थी चीज। ये symptoms which are appear last in the proving they have the greater value, क्योंकि वो कॉमन सिम्टम नहीं होंगे, कॉमन पॉपुलेशन में नहीं आएंगे, रेयर केसेस में आएंगे। और हम सिमिलरिटी और टोटलिटी ऑफ सिम्टम में रेयर केस, रेयर सिम्टम्स देखते हैं। तो रेयर सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत लास्ट में जाकर के अपीयर होते हैं प्रूविंग में। इसीलिए उन्होंने बोला हेडिंग में कि जो लास्ट सिम्टम्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इन्होंने दिया है हेडिंग में। चलिए, तो आज की क्लास हम यही ओवर करें। आई होप आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ आपको याद रहे होंगे, कुछ रिकॉल हुए हैं और कुछ की क्लियरिटी मिली होगी। लेकिन कल जब हम क्लास करेंगे तो आप लोग प्लीज एलोपैथी, आइसोपैथी, हिट्रोपैथी, एंटीपैथी, जितने भी पैथीज है ना, उनके कंसेप्ट को एक बार पढ़ लीजिए बुक में से, फिर हम उसकी और क्लियरिटी करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर बार बार आएंगे ना तो आंसरिंग में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, डील कल हम पढ़ के आएंगे, जितनी भी पैथीज है उसकी नॉलेज लेके आएंगे, ताकि उस क्वेश्चन को और क्लियर करेंगे। जो क्वेश्चन में नोजोड्स और आइसोपैथी, उसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपको आंसरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर डील? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास ओवर करें आज की? चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर स्टडी।